हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। आज हमारा दूसरा सेशन है प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का। ठीक है, पहले सेशन में हम लोगों ने पूरा प्रपोर्शन कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने उसमें जाना था कि यार मीन प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, और उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो जो आज का हमारा सेशन है इसमें हम लोग वेरिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये रेशियो के ही सब पार्ट्स हैं गाइस। अगर मैं बात करूं इनकी, तो रेशियो के अंदर ही ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो रेशियो के बाद आता है प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, तो उसका सेकंड सेशन है हमारा आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है। अगर आप लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज माय डिस्काउंट कोड, रेफरल कोड गाइस। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस डिस्काउंट कोड को यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट इस पे अभी अपलोड होने वाला है। ठीक है, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। ठीक है, एमबीए पाठशाला टेलीग्राम पर ही आप लोगों को सारी पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं उनकी पीडीएफ मिलने वाली है, और पीडीएफ पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के नीचे उसके वीडियो सॉल्यूशन का लिंक होगा, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच रहा होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले वेरिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। दो तरह के वेरिएशन होते हैं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं। ठीक है, एक हमारे पास होता है डायरेक्टली, और एक हमारे पास होता है इनवर्सली। एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। डायरेक्टली में क्या होता है, जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा। आपको पता है ना, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। तो इस फॉर्मूले में मैं बोल सकता हूं जो हमारा टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम उसी को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में। डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले वो मतलब बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली में क्या होता है, अगर टाइम मतलब कोई दे एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा, है ना। अगर मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाऊंगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, इट मींस मेरी स्पीड क्या रही होगी, बहुत कम रही होगी। स्पीड जब कम होती है तभी तो हमें टाइम ज्यादा लगता है ना। तो इन दोनों को समझो। ये मैंने आपको डायरेक्टली का एग्जांपल दिया यहां पर, और ये मैंने आपको यहां पर इनवर्सली का एग्जांपल दिया। तो डायरेक्टली और इनवर्सली में क्या डिफरेंस है आपको समझना चाहिए। डायरेक्टली में क्या होता है, अगर हमें टाइम ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इनवर्सली में इसका मतलब क्या, अगर हमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो इट मींस हमारी जो स्पीड है वो बहुत कम है। ठीक है मतलब अगर दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है तो वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनवर्सली का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई कहीं पर स्टेटमेंट बोलता है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अगर कोई बोलता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C को मैं ऐसे लिखूंगा, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल C को मैं ऐसे लिखूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसका क्या मतलब है, अगर A का वैल्यू बढ़ेगा तो B का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर A का वैल्यू बढ़ेगा तो C का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आप मुझसे बोलोगे अब सेकंड जो हमारा आता है पॉइंट कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है ना, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मतलब आप इस साइन को हटा दो यहां से। ठीक है, आप इस साइन को हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हटाने के बाद आप इक्वल्स टू लगाओगे, बट आपको एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मान लो वो कांस्टेंट हमारे पास k है, तो मैं इसको a इज इक्वल्स टू k भी बोल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको a इज इक्वल्स टू k भी बोल सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं यहां से साइन हटाता हूं तो a, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल्स टू आया k, और वो 1/c था, 1/c एज इट इज। मैं इसको ये बोल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू से हम लोग बचपन से फैमिलियर हैं, हम इसको इक्वेशन मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आती है। बट एक पॉइंट नोट करने वाला यहां पर ये है, यहां पर सिर्फ हमारे पास दो वेरिएबल थे A और B। जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो इक्वल्स टू और k एक कांस्टेंट भी आ गया, तो k भी एक वेरिएबल है।
के एक वेरिएबल है बट उसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। के है ही क्या, कि जब एक कांस्टेंट ही है तो उसका वैल्यू चेंज ही क्यों होगा, ये भी तो लॉजिक लगाओ। के क्या है, कांस्टेंट है। यहां तक की बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टली इनवर्सली दो ही तरह की चीजें होती हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब एक बार इनके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह के फ्रेम होते हैं जरा वो देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, एक बार देखना जरा इसको, एक बार रीड करो इसको, क्या बोलता है। बोला जा रहा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो हम ये बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे आएगा, ठीक है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा और 1/Q एज इट इज। बोलो जरा, ये बात भी आपको समझ में आती होगी। अब मुझे बोला जा रहा है Q इज इक्वल्स टू 7 व्हेन P इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे वैल्यूज दी हैं, Q का वैल्यू 7 है जब P कितना है 10, ठीक है। Q का वैल्यू 7 है जब P कितना है 10 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर Q का वैल्यू कम होगा, अगर Q का वैल्यू कम होगा तो P का वैल्यू बढ़ेगा ना। अभी मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, ये वाला वैल्यू बढ़ेगा अगर Q का वैल्यू हमारा क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना। P का वैल्यू बढ़ेगा अगर Q का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, ठीक है। यस। अगर मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, मुझे वैल्यूज पुट करनी है इसमें। पहले वाले केस में मुझे Q 7 दिया हुआ है, P 10 दिया हुआ है, तो P को 10 पुट करने का है, इज इक्वल्स टू K एज इट इज, और Q का वैल्यू कितना है 7, तो 1/7, ठीक है, 1 एज इट इज, Q का वैल्यू 7। यहां से K का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 70 आ गया। और बच्चों मैंने आपको भी बताया था K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। K का वैल्यू कितना आ गया, 10। नाउ ये मेरी एक मेन इक्वेशन की तरह काम करने वाली है, ठीक है। ये मेरी एक मेन इक्वेशन है, इसी में मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं अपनी, ठीक है। इसी में मैं अपनी वैल्यू पुट करने वाला हूं। उसने मुझसे पूछा है बताओ P का वैल्यू कितना होगा जब हमारा Q कितना होगा, 5 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल्स टू 5। तो अगेन आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, मैं दोबारा से इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, Q का वैल्यू मुझे 5 दिया हुआ है और मुझे P का वैल्यू बताना है। तो मेरी मेन इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल्स टू K और 1/Q एज इट इज। यहां से मुझे K का वैल्यू कितना निकला, अभी 70 निकला, तो Q का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो P इज इक्वल्स टू 1/5। 1/5 कितना आएगा, 5 से 7 को 14, तो P का वैल्यू कितना है, 14 आया। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, अगर Q का वैल्यू 7 से 5 हुआ है, Q का वैल्यू 7 से 5 हुआ है, Q का वैल्यू कम हुआ है, तो P का वैल्यू बढ़ा होगा। पहले P का वैल्यू 10 था, अब P का वैल्यू कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से पहले जो हमें रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लोग रीड करेंगे, उस रिलेशन से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस साइन को हटाने के बाद इक्वल्स टू और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। फिर हमें कुछ नहीं करना होता, हमें दो केस देके रखता है। एक बार उसने Q और P का वैल्यू दिया, तो अगर मैं अपनी इस मेन इक्वेशन में देखता हूं, अगर मैं अपनी इस मेन इक्वेशन में देखता हूं तो मुझे P भी मालूम है, P एक वेरिएबल है, K एक वेरिएबल है, Q एक वेरिएबल है। वी हैव 3 वेरिएबल्स हियर, हमारे पास यहां पर 3 वेरिएबल्स है। इन 3 वेरिएबल्स में से पहले उसने मुझे Q और P का वैल्यू दिया, मुझे Q और P का वैल्यू दिया, तो मैंने K का वैल्यू निकाल लिया जो कि 70 आया। अब दोबारा से उसने मुझसे क्या पूछा है, P का वैल्यू पूछा है, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, K वेरी नहीं करेगा, K का वैल्यू हमेशा 70 रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर K को 70 पुट करा, Q का वैल्यू 5 था, तो P का वैल्यू कितना आ गया, 14। आई होप यहां तक की बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये इजी सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन गाइस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है A varies directly with the square of B. A varies directly with the square of B, not B, with the square of B. तो इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A varies directly with the square of B, यही बोलूंगा, डायरेक्टली है तो ये बनेगा। सबसे पहला काम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और इक्वल्स टू को इंट्रोड्यूस करना है, तो A इज इक्वल्स टू K B स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कुछ काम मैंने नहीं किया, यही मेरी मेन इक्वेशन है, अब यही मेरी मेन इक्वेशन है, इसी में मैं वैल्यू पुट करूंगा बस अब, ठीक है। मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी है, के बी है और बी बी है। व्हेन बी इज 12, अब देखो इसने क्या क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन बी इज 12 ए इज 52, जब हमारा बी 12 है तो ए कितना है, 452 है, तो मैंने ए को 452 पुट किया, इज इक्वल्स टू के का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, बी का वैल्यू कितना है 12,
और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो यहां से अगर k की वैल्यू निकालने की बात की जाए तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 452 बाय 12 इंटू 12, ये वैल्यू हमारे पास k का आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ k, 452 अपॉन 12 इंटू 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब k क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। k क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, अपनी मेन इक्वेशन में मुझे b का वैल्यू 18 मालूम है, ठीक है, मुझे b का वैल्यू दिया हुआ है, k का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है क्योंकि कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा, तो मैं इजीली a का वैल्यू निकाल सकता हूं। अगेन आई एम यूजिंग माय मेन इक्वेशन, दोबारा से मैं अपनी मेन इक्वेशन को यूज कर रहा हूं जो कि क्या बोलती थी a इज इक्वल्स टू k b स्क्वायर। तो मुझे a का वैल्यू निकालना है जब b 18 है, तो a का वैल्यू k कितना था, k हमारे पास 452 अपॉन 12 इंटू 12, और b कितना है, b हमारे पास 18 है, तो 18 इंटू 18। वॉट आई सजेस्ट यू, आप 6 से रिड्यूस करो 3, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 से अगर इसको रिड्यूस करोगे इट विल बिकम्स 113, तो इट विल बिकम 113 इंटू 9, जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, ये मेरा a का वैल्यू है। आप लोग देख पा रहे होंगे अगर b का वैल्यू 12 से 18 हुआ है तो a का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑन द वेरिएशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। या सो दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन गाइस, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन को रीड करेंगे, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ठीक है। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b। इस स्टेटमेंट से पहले रिलेशन बनाएंगे, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b, टू द क्यूब ऑफ b, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b, ये बनेगा, ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, इक्वल्स टू लगाना है और k को एज इट इज इंट्रोड्यूस कर दो, 1 अपॉन बी क्यूब एज इट इज, 1 अपॉन बी क्यूब मेरे पास एज इट इज। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब तो वैल्यू दे रखी है उसने, वैल्यू पुट करनी है। तो पहले वाले केस में उसने मुझे a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ध्यान रहे, अगर एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और ऐसा आप यहां पर देखेंगे भी ऐसा ही होगा। यहां पर a3 है गाइस, a को 3 पुट करो, ये मेरा मेन इक्वेशन है, पता है आपको, ये मेरा मेन इक्वेशन है, इसी में मुझे वैल्यू पुट करनी है। अब a कितना है मेरे पास 3 दिया हुआ है, k मुझे मालूम नहीं है, b कितना दिया हुआ है 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो मैं सीधा 8 लिख रहा हूं। यहां से मेरे पास k का वैल्यू कितना आ जाएगा 24, और मुझे नहीं लगता किसी को यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम है। k का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया। अब मुझे क्या बताना है, बोला जा रहा है अगर a 8/9 हो जाए, अगर a का वैल्यू 8/9 हो जाए तो b का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू मुझे 8/9 दिया हुआ है, k मुझे 24 दिया हुआ है, मुझे क्या बताना है, b बताना है। तो अगेन मैं अपनी मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा, a इज 8/9, a को 8/9 इक्वल रख दो, k कितना था हमारे पास 24 था, 1 अपॉन बी का क्यूब, 1 अपॉन बी का क्यूब, 8 बन जा 8, 8 3 जा 24, एंड ये हो जाएगा बी क्यूब इज इक्वल्स टू 27। अगर बी क्यूब 27 के इक्वल है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि यहां पर बी का वैल्यू कितना है 3, जो कि ऑप्शन ए में है। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये दोनों तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे प्रोपोर्शनलिटी वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, सभी लोग जल्दी से। चलिए, x varies directly with y square plus 18, x varies directly with y square plus 18 when y is equals to 18, x is equals to 18, ठीक है। अब पहले वाली लाइन हमारा पहला सबसे पहला काम, इसको पढ़ो और इससे रिलेशन बनाओ। x varies directly with y square plus 18, तो x varies directly with y square plus 18, बोलो जरा
यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? x का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली वेरी करता है वाई स्क्वायर प्लस 18 से, ठीक है। अगर मैं यहां पे ये साइन हटाऊंगा तो मुझे इक्वल्स टू का साइन लगाना पड़ेगा और k आ जाएगा, आगे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती होगी, है ना। व्हेन y इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18। जब y 18 है तो x भी 18 है। तो वैल्यू पुट करो जरा। ये हमारी अब मेन इक्वेशन है गाइस, पता है ना आपको। दिस इज अवर मेन इक्वेशन। साइन हटाने के बाद जब हम इक्वल्स टू से चेंज कर देते हैं वो हमारी मेन इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, x को भी 18 रखो और y को भी 18 रखो। अगर मैं x को 18 रखता हूं तो इज इक्वल्स टू k, y को भी मैंने 18 रखा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 प्लस 18, तो दिस विल बिकम्स 342, ठीक है। ये 342 आ जाएगा। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस? 18 अपॉन 342। ये मेरे पास k का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। किसका वैल्यू आ रहा है? k का वैल्यू आ रहा है मेरे पास ये, ठीक है। ये 19 टाइम्स टेबल चल रहा है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो 1/19 आ जाएगा, 1/19। द वैल्यू ऑफ k इज 1/19। द वैल्यू ऑफ k इज 1/19, ठीक है। हमें आगे क्या बोला जा रहा है? फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। हमें y का वैल्यू बताना है जब x क्या होगा? 1 होगा। तो अगेन k तो कांस्टेंट होता है, k तो क्या है? कांस्टेंट है। कुछ भी हो जाए इसका वैल्यू हमेशा 1/19 रहेगा। कुछ भी हो जाए इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 1/19। इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो k का वैल्यू 1/19 है। अपनी मेन इक्वेशन में पुट करो। x का वैल्यू आप लोगों को गिवन है और y निकालना है। तो x कितना है? 1। x कितना है? 1। k कितना है? 1/19 एंड ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 18। तो y का वैल्यू निकालना है। इधर 19 आ जाएगा, 19 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 18। वाई स्क्वायर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो, अगर ऑप्शंस होते तो हम अपना आंसर 1 चूज कर रहे होते, ठीक है। 1 और -1 अगर तुम लोग देखो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। वो ऑप्शंस हमें क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था और ये आज की क्लास का 4th क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई दिस वन। इसको ट्राई करो जरा एक बार, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। जल्दी से इसको ट्राई करो। सबसे पहले रीड करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो और फिर इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है देखते हैं। ए बी सी आर 3 क्वांटिटीज, ओके। अब यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे उनमें सिर्फ 2 वेरिएबल थे, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। A varies directly with B when C is constant, यानी कि C का वैल्यू जब चेंज नहीं होगा तो A डायरेक्टली वेरी करेगा B के साथ। तो A varies directly with B, ये दिया हुआ है। यहां पर C कांस्टेंट है, ठीक है। A varies directly with C when B is constant. A varies directly with C when B, यहां पर B कांस्टेंट है, यहां पर B कांस्टेंट है। ऊपर वाले में C कांस्टेंट है, हाँ, ऊपर वाले में C कांस्टेंट है और नीचे वाले में B कांस्टेंट है। नीचे वाले में क्या कांस्टेंट है? B कांस्टेंट है, ठीक है। नीचे वाले में B कांस्टेंट है। बोले तो हाँ या ना, ठीक है। यस। अब इन दोनों को मतलब इनको मिला के एक मेन इक्वेशन बनाना है। तो हमेशा ध्यान रहे, बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना। बात ए है, ए को बी से भी रिलेट किया जा रहा है, सी को भी रिलेट किया जा रहा है। तो जो हमारी यहां पे मेन इक्वेशन बनेगी ना, वो बनेगी ए वेरीज डायरेक्टली विद बी सी। ये बनेगी हमारी मेन इक्वेशन यहां पर। दिस इज अवर मेन इक्वेशन। ये आप इसको रीड करोगे तो इसका मतलब भी वही है। ए वेरीज डायरेक्टली विद बी व्हेन सी इज कांस्टेंट। जब सी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली बी से वेरी कर रहा है। एंड ए वेरीज डायरेक्टली विद सी व्हेन बी इज कांस्टेंट। मतलब इक्वल्स टू की तरह मत देखो इसको। इक्वल्स टू में बच्चा क्या कहता है? सर आपने इनको ऐड करते या मल्टीप्लाई करते तो इधर ए स्क्वायर आ जाता, इधर बी सी आ जाता मल्टीप्लाई। नहीं, इधर ए ही आएगा, ठीक है। अभी यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है।
अब ये हमारे यहां से इसको साइन को हटाना हमारे लिए बड़ा इजी है। a इज इक्वल्स टू के और ये BC हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू के BC, दिस इज अवर मेन इक्वेशन। ये हमारी मेन इक्वेशन है, ये हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। व्हेन ए, समझ रहे हो ना इसको, यहां से इक्वेशन कैसे बनाया। मैं दो अलग अलग सेंटेंस दिए थे, a वेरीज डायरेक्टली विद b व्हेन c इज कांस्टेंट, तो ये लिखा। a वेरीज डायरेक्टली विद c व्हेन b इज कांस्टेंट, ये हमारे सेकंड डाटा दिया हुआ था। इन दोनों को मर्ज करके बनेगा a वेरीज डायरेक्टली bc, ठीक है। जब हमारे पास साइन होता है तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे। इधर आ गया BC, इसको हटाया तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ गया, दैट्स इट। ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई। अब हमसे कोई कुछ भी पूछना है हम आराम से बता देंगे। a का वैल्यू 6000 है, b का वैल्यू 20 है, c का वैल्यू 30 है। a का वैल्यू कितना है इसमें पुट करो जरा। a का वैल्यू कितना है 6000 है, k का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, b का वैल्यू कितना है 20 है, c का वैल्यू कितना है 30 है। तो एक 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 इंटू 2 6 होता है, इससे कट जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। और k ठहरा है कांस्टेंट। k क्या है एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। k अगर 10 है तो वो हमेशा 10 रहेगा, ठीक है। k क्या है एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास k का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है फाइंड a, मुझे a बताना है। तो अगेन मैं अपनी इस मेन इक्वेशन का यूज करूंगा। फाइंड a इफ b इज इक्वल्स टू 40 एंड c इज इक्वल्स टू 30, a बताना है। तो मुझे पता है a का वैल्यू किसके बराबर है, k bc के बराबर है। तो मुझे k तो पता है कितना है 10 है, तो a इज इक्वल्स टू k 10 है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 4 24, ठीक है। देख लेना इसको जो भी आ रहा है हमारा 1 2 3 24,000 मेरा आंसर, ठीक है। बताओ जरा, इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जरा मुझे बताओ यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन द 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर हमारा क्वेश्चन था। ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन गाइस। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, ये कैसे होगा। ट्राई फास्ट, इसको ट्राई करो। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, कुछ समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है। चलो, जब आप लोग खुद घर पे बैठ के सॉल्व करते हो तो आप क्वेश्चन जैसे ही देखते हो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन बनता है तो वेरी गुड, नहीं बनता है या बनता भी है तो आपको दोनों केसेस में सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। हो सकता है आप कुछ नई चीज सीख जाओ, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड आर 3 क्वांटिटीज, 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। एक्स वेरीज इनवर्सली विद वाई, x वेरीज इनवर्सली विद y, ये बोल सकते हैं ना अपन लोग, यस, ठीक है। व्हेन z इज कांस्टेंट, y वेरीज इनवर्सली विद z, y वेरीज इनवर्सली विद z। हमें दो चीजें दे रखी हैं, x वेरीज इनवर्सली विद y एंड y वेरीज इनवर्सली विद z। दीज आर 2 केसेस। दोनों में y कांस्टेंट है, दोनों में y क्या है कांस्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी y को उधर ले जा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, ये भी तो बोल सकता हूं ना मैं इसको, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। मैं y को उधर ले गया। तो नाउ ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास, अब जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन तो नहीं है अभी, इक्वेशन बनाऊंगा मैं यहां से। यहां पर y इनवर्सली है x के साथ और यहां पर y इनवर्सली है z के साथ। यहां पर y इनवर्सली है x के साथ, यहां पर y इनवर्सली है z के साथ। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा गाइस, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले केस में मर्ज किया था लास्ट क्वेश्चन में, तो आपको पता होगा ये सिर्फ एक ही बार आता है, बाकी साइन एज इट इज ये दो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर होगा, यहां भी y है और यहां पर भी y है। इन दोनों को मर्ज किया तो y एज इट इज, ये वाला साइन एज इट इज, और ये बन जाएगा 1/x इंटू 1/z। और मुझे नहीं लगता किसी को यहां पे कोई प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा गाइस, तो यहां पर इसमें इसको सॉल्व करता हूं, क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू k, और ये हो जाएगा 1/xz, 1/xz। बोलो जरा,
ये बात आपको समझ में आती है क्या? y इज इक्वल्स टू के 1 अपॉन एक्स जेड, ठीक है, y इज इक्वल्स टू के 1 अपॉन एक्स जेड, ये बन जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज देख लेते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं। When y is equals to 8, z is equals to 7, x is equals to 20, तीनों को पुट करो, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है y z x का, तो y z x तीनों को पुट करो तो यहां से k निकालेंगे सबसे पहले। तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को? 8 दिया हुआ है। k x कितना दिया हुआ है अपने को? 30 दिया हुआ है, 1/30, और z कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो यहां से हमारे पास जो k का वैल्यू आ गया वो आ गया 30 इंटू 7 इंटू 8, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये हमारे पास k का वैल्यू आ रहा है 30 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। वी हैव टू नाउ फाइंड x, हमें x का वैल्यू बताना है यहां से, और हमें y और z दिया हुआ है। तो अगेन हमारे पास y और z दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, k हमारे पास तीसरा वेरिएबल है। अगर हम अपनी मेन इक्वेशन में देखें तो हमारे पास चार वेरिएबल है ना। अगर हम अपनी मेन इक्वेशन में देखते हैं तो y भी है, x भी है, k भी है, x भी है, z भी है। तो इसमें से हमारे पास अब y और z का वैल्यू गिवन है, k कांस्टेंट है तो x इजीली निकल जाएगा। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16 इज इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना आया था? 30 इंटू 7 इंटू 8 एंड 1 अपॉन x कितना है? x मालूम नहीं है, निकालना है। z कितना है? 21, इधर 21 रख देना। इसको सॉल्व करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इसको देखो 7 इंटू 7 3 आ जाएगा, 3 से इसको उड़ा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन कर लोगे ना, इधर 5 आया, x इधर आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है? 5 आया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 5 है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे वेरिएशन के जो मैंने आपको 2 वेरिएबल में भी कराए हैं, 3 वेरिएबल में भी कराए हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार और देख सकते हो। मुझे बोला जा रहा था x वेरीज इनवर्सली विद y, तो x वेरीज इनवर्सली विद y मैंने यहां पर लिखा, बट मैं y को उधर ले जाके बात वही रहेगी ना। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? जब एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू कम होगा। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको y इनवर्सली विद x बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर y बढ़ेगा तो x कम होगा, काम तो वही हो रहा है ना। फिर दूसरा मुझे दिया था y वेरीज इनवर्सली विद z, ये बना, इधर भी y है इधर भी y है, मेरे लिए कंपेयर करना आसान रहेगा। इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पर मैंने अपनी कंबाइन इक्वेशन बना दी है। y है इधर भी y, दोनों y को डिनोट करता है। ये रहा इनवर्सली, वो x के है, ये z के है, तो 1 अपॉन x 1 अपॉन z। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल्स टू लगेगा, k आ गया, 1 अपॉन x z आ गया। अब तो बच्चों वाली बात है, एक बार x y z तीनों का वैल्यू गिवन था, x भी गिवन था, y भी गिवन था, z भी गिवन था, तीनों गिवन था, पुट करा, k का वैल्यू आ गया ये 30 इंटू 7 इंटू 8। अब y का वैल्यू k बराबर k 1 अपॉन एक्स जेड होता है, तो अगेन आई एम यूजिंग दिस, y 16 है, z 21 है, y 16 है, z 21 है, x को x ही रखा, k का वैल्यू आ रहा है, सॉल्व करके x का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, और यही मुझसे पूछा जा रहा था, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन था, 3 वेरिएबल में वेरिएशन को कैसे यूज करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जाम में मॉक टेस्ट में आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अगली वीडियो में भी हम लोग वेरिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला वेरिएशन हम लोगों ने खत्म किया, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रपोर्शन खत्म किया था, ठीक है गाइस। तो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।